ग्राफ आप प्लॉट करते हो, तो इस ग्राफ के चेंजेस के थ्रू हम क्या पता कर सकते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन पता कर सकते हैं। तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हमको किसके बारे में बताता है, कंसंट्रेशन और टाइम इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है उसके बारे में बताने का काम किसका होता है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का होता है। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के थ्रू हम आसानी से जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है या जो हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है उसको आसानी से हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, कंसंट्रेशन डिपेंडेंट होता है। और हमने देखा था कि हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जो हमारा कंसंट्रेशन होगा आफ्टर केमिकल रिएक्शन, जो भी चेंज हमको रिप्रेजेंट करेगा उसके पावर के एडिशन के थ्रू हमको क्या मिल जाता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिल जाता है। मैंने आपको ये बताया था, ठीक है। और रेट ऑफ रिएक्शन कैसे पता चलता है, कंसंट्रेशन डिक्रीज या इंक्रीज होता है उसके बेसिस पे हमको क्या पता चलता है, रेट ऑफ रिएक्शन पता चलता है। ये मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। तो इसी वजह से जब भी किसी केमिकल इक्वेशन का अगर हमको क्या पता करना हो, रेट पता करना हो या फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता करना हो, तो उसके लिए हम किसका हेल्प लेते हैं, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का हेल्प लेते हैं। तो आखिरकार जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है उसको बनाया कैसे जाता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसमें सबसे पहले इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन किसका बताया गया है, जो हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है उसके बारे में बताया गया है। देखिए, रिएक्शन ऑफ जीरो ऑर्डर, जीरो ऑर्डर रिएक्शन कब बोला जाता है, ऐसा केमिकल रिएक्शन जो कि कंसंट्रेशन कैसा होता है, इंडिपेंडेंट होता है, मतलब वो बिल्कुल भी रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। ऐसे केमिकल इक्वेशन को क्या बोला जाता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोला जाता है। और ऐसा केमिकल इक्वेशन कंप्लीट तब होता है जब मैं रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना रही हूँ और इसमें कोई भी एज अ कैटालिटिक फॉर्म क्या है, प्रेजेंट है, तो वो जो कैटलिस्ट होता है वो रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है सडनली, और उससे हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है, जिसकी वजह से रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो इस वजह से इसको दैट मीन्स ऐसा कोई भी केमिकल इक्वेशन जो क्या होता है, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हो जाता है, जनरली वही केमिकल इक्वेशंस हमारे किस में आते हैं, जीरो ऑर्डर पे आते हैं। या फिर हम ये बोले कि ऐसा केमिकल इक्वेशन जिसमें रिएक्टेंट कैसा हो, कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट हो, वैसा केमिकल रिएक्शन किस पे आ जाता है, आपके जीरो ऑर्डर रिएक्शन पे आ जाता है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन को यहाँ पे बताने के लिए देखिए, इक्वेशन जो यहाँ पे दिया गया है उस इक्वेशन के बेस पे मान लीजिए ए आपका एक प्रोडक्ट है, ए आपका एक प्रोडक्ट है और सॉरी रिएक्टेंट है, और इससे आप क्या बना रहे हो, बी प्रोडक्ट बना रहे हो। तो इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है आप वो कैसे लिखोगे, माइनस डी ए इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन माइनस डी अपॉन क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। किसकी बात की जाए, अगर रेट की बात की जाए तो ये डी हमको क्या बता रहा है, एक स्मॉल चेंज को बता रहा है। मैंने यहाँ पे माइनस क्यों लगाया है, बिकॉज जो रिएक्टेंट है उसका कंसंट्रेशन क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है, इस वजह से मैंने यहाँ पर माइनस लगाया है। अब आप इसको किस फॉर्म पे लिख सकते हो, ये तो नॉर्मल रेट जो कि किस पे डिपेंड कर रहा है, कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। अब इसी का रेट लॉ अगर मुझे लिखने बोला जाए तो इसका रेट लॉ हम कैसे लिख सकते हैं, जनरली जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इस कंसंट्रेशन सिंबल को हम किससे रिप्लेस करते हैं, के से रिप्लेस करते हैं, जहां पर हमारा ये जो के है ये किसको बता रहा होता है, एक तरीके के प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के बारे में बता रहा होता है। तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखा जाता है, अगर हम किसकी बात करें, रेट लॉ के बेसिस पे बात करें, तो रेट लॉ के बेसिस पे क्या हो जाएगा, हमारा रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल, आप क्या लिख सकते हो, के इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ ए, और ए की कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट है, जिसकी वजह से हम यहाँ पे क्या लगा देते हैं, जीरो लगा देते हैं। तो दोनों रेट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन और जो हमारा रेट लॉ है, दोनों को अगर लिखा जाए तो जो हमारा माइनस डी ए अपॉन डी टी है और जो आपका के इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ ए नॉट है, ये दोनों क्या है, सेम चीज को डिनोट कर रहे हैं। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि दोनों क्या है, इक्वल हैं।
ये जो हमारा रिएक्टेंट है और ये जो हमारा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है, ये दोनों क्या है, इक्वल है। ठीक है, अब सपोज ये मान लेते हैं कि जो ए नॉट की वैल्यू आती है कंसंट्रेशन टू ए टू दी पावर, ये नॉट जो हमने लगा है इसकी वैल्यू को हम क्या कंसीडर करते हैं, 1 कंसीडर करते हैं। तो 1 कंसीडर करने पर माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल क्या हो जाएगा, के इक्वल हो जाएगा। उसी चीज को यहाँ पे बताया गया है, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो आपका ए नॉट का वैल्यू है, अगर आप उसको यूनिट मान लेते हो तो के की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, के इज इक्वल माइनस डी ए अपॉन डी टी के क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। ठीक है, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो dt है इस k से मल्टीप्लाई हो जाएगा और मल्टीप्लाई होके क्या बच जाएगा हमारे पास, dA इज इक्वल माइनस के डी टी हमारे पास आ जाता है। अब बोथ साइड जब आप इंटीग्रेटेड करोगे तो ये d से d क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब दोनों साइड पे इंटीग्रेशन करोगे तो इंटीग्रेशन इधर भी आप एक इंटीग्रेशन करोगे और इंटीग्रेशन आपका किसका हो जाएगा, के इंटीग्रेशन t का हो जाएगा। तो दोनों में इंटीग्रेशन कांस्टेंट लिया गया है जिसको i से डिनोट किया गया है। यहाँ पर ये जो i प्रेजेंट है वो किसके बारे में बता रहा है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट के बारे में बता रहा है। ठीक है, अब आपने इंटीग्रेशन बता दिया तो इसमें एक रेंज आ जाता है और वो रेंज आपका क्या हो जाएगा, जैसे ये इनिशियल रेंज है, मान लीजिए इनिशियल रेंज कुछ भी हो सकता है, आपका 0 हो सकता है, और इसी तरीके से हम ये मान लेते हैं कि हमारा जो फाइनल रेंज है वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इंटीग्रेशन का मतलब एक लिमिट आ गई, एक लिमिट इनिशियल और फाइनल वैल्यूज की क्या हो जाती है, एक लिमिट आ जाती है। उसी लिमिट का हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेशन करते हैं इंटीग्रेशन में। तो यहाँ पर किसके लिमिट की बात की जाएगी, कंसंट्रेशन के लिमिट की बात की जाएगी, क्योंकि केमिकल रिएक्शन डिपेंडेंट किस पे है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंडेंट है, इसी वजह से। ठीक है, तो इस लिमिट पे देखो, सपोज इसमें कंसीडर किया गया है कि इनिशियली जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन था वो क्या था, ए नॉट था, और फाइनली उसका कंसंट्रेशन क्या हो जाता है, ए हो जाता है। ठीक है, मतलब इसको इंटीग्रेट किया गया है कि इनिशियली कंसंट्रेशन क्या था, ए इज इक्वल 0 था, और फाइनली क्या हो गया है, कंसंट्रेशन ए के इक्वल हो गया है। ठीक है, तो इस वैल्यू को अगर हम क्या करेंगे, जो हमारा इक्वेशन 1 है उस पे पुट करते हैं, जो पहला इक्वेशन आपने बनाया था यहाँ पर इसको पुट करोगे, तो इस वैल्यू को पुट करने पर क्या हो जाएगा, ये जो वैल्यूज है देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ए कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल, ये कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल माइनस के टी। अब यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन कांस्टेंट रखा हुआ है, और इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, इनिशियली कितनी है, ए नॉट है, और फाइनली कितनी है, ए है। ठीक है, तो केटी फैक्टर को एक साइड पे हम लेके आए, केटी इज इक्वल ए इनिशियल इज इक्वल ए फाइनल, हमने ये वैल्यू निकाल ली किसकी, हमारे कांस्टेंट फैक्टर की हमने वैल्यू निकाल ली। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने पर ये जो टी है वो इस डायरेक्शन पे आ जाएगा। तो देखिए ए इनिशियल माइनस ए फाइनल अपॉन क्या आ जाएगा, यहाँ पे टी आ गया, और ये आपका क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू आ गया। ठीक है, तो रेट कांस्टेंट का वैल्यू फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन के इज इक्वल क्या हो जाता है, ए इनिशियल माइनस यहाँ पे आ जाएगा आपका ए फाइनल अपॉन क्या आ जाएगा, आपने रिएक्शन को आगे प्रोसीड किया है तो टी आ जाएगा। तो फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन आपके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, सॉरी, जो रेट कांस्टेंट है उसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, के इज इक्वल ए नॉट माइनस ए अपॉन टी हो जाती है। ठीक है, अब इस जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो ये वैल्यू आई है इसके लिए डिफरेंट वैल्यूज होती है। एज अ ग्राफ उसको समझने की कोशिश करते हैं कि जब हम कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो क्या चेंजेस मिलता है, और जब हम रेट और कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमको कौन सा ग्राफ मिलता है, और हाफ लाइफ पीरियड और इनिशियल कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमको किस टाइप का ग्राफ मिलता है, या रिएक्शन में किस टाइप का चेंजेस हमको अपीयर होता हुआ मिलता है, उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए
तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो ग्राफ है, यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताया गया है। इस ग्राफ के थ्रू ये बताने की कोशिश की गई है कि हमारे पास दो एक्सिस है, एक्स और वाई एक्सिस है। एक साइड पे ये जो कंसंट्रेशन है, ये किसके कंसंट्रेशन को बता रहा है? रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को बता रहा है, ठीक है। और यहाँ पर किसका रिप्रेजेंटेशन किया गया है? टाइम का रिप्रेजेंटेशन किया गया है। तो देखो जैसे जैसे टाइम आप बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे आपका जो कंसंट्रेशन है वो क्या होता जा रहा है? डिक्रीज होता जा रहा है। मतलब यहाँ पर जो हमको रेट कांस्टेंट की वैल्यू मिली है, डिक्रीज होने की वजह से वो कैसी मिली है? नेगेटिव मिली है। कैसे? देखो पहले मैंने क्या किया, टाइम का वैल्यू इतना लिया, तो इस टाइम पर जो कंसंट्रेशन है हमको यहाँ पर मिलेगा, कंसंट्रेशन यहाँ पर है, ठीक है। जब मैंने टाइम की वैल्यू को और बढ़ा दिया, मतलब यहाँ पर सपोज मान लीजिए मैंने 5 मिनट लिया, फिर यहाँ पर मैं 10 मिनट ले रही हूँ, तो पहले कंसंट्रेशन मेरा इतना था और अब कंसंट्रेशन क्या हो गया? इतना हो गया। मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है वो कैसा होता जाता है? डिक्रीज होता जाता है। डिक्रीज होने का मेन रीजन क्या है? एक साइड पे मेरा रिएक्टेंट है और दूसरे साइड पे मेरा प्रोडक्ट है। अब देखो ये रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करेंगे, मतलब इनके पार्टिकल कोलिजन करेंगे, कोलिजन करने पर प्रोडक्ट बनना स्टार्ट होता है। तो इसका कंसंट्रेशन बढ़ रहा है और इसका कंसंट्रेशन जैसे इसका कंसंट्रेशन क्या होता जा रहा है? डिक्रीज होता जा रहा है रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। और ये जो चेंजेस है वो किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है? जो हमने टाइम लिया है उसके रेस्पेक्ट में। अगर बात की जाए तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होता जा रहा है? डिक्रीज होता जा रहा है। और उसी